हेलो। हेलो। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। बहुत बहुत नमस्कार, नमस्ते जी। ठीक है, सभी को सुबह की। ठीक है, सब लोग अच्छे हैं, बढ़िया है। विशाल प्रताप जी हैं, और एक बार मुझे दिखा दीजिए कौन कौन है। विशाल प्रताप जी हैं, गुड़िया हैं, दीपू हैं, पवन, पूजा, राधिका, प्रभाकर जी हैं, विवेक कुमार हैं, मुकुल जी हैं, और अंजू है, आशुतोष हैं, आयत है, आदित्य हैं, प्रतीक्षा है, सनी शुक्ला है, रिंका यादव जी हैं, जीतू हैं, अदिति जी हैं, प्रवीण हैं, नकुल जी हैं, रिंकी है, सूर्या है, स्वाति हैं। अब मैं आप सभी के तो नाम नहीं ले पाऊंगा, बहुत तेजी से चल रहे हैं ना। तो जी, सभी को नमस्ते, नमस्ते जी, राम राम। सुप्रभात आप सभी को, और आशा करता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे। ठीक है, पॉलिटी बहुत अच्छी चल रही है आपकी। हमने भारतीय संविधान के भाग 5 को स्टार्ट किया है। ठीक है, और भाग 5 में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सबसे पहले कार्यपालिका को। कार्यपालिका आर्टिकल 52 से लेकर 78 तक है। ठीक है जी। आर्टिकल 52, 53, 54 ये सब हमने डिस्कस कर लिया था। हम उपराष्ट्रपति पर थे। आर्टिकल 63, 64, 65 भी देख लिया था हमने, 66 और 60, ठीक है, 7 भी हमने देख लिया था। ठीक है, आज हम 68 के बारे में बात करेंगे। लेकिन 68 के बारे में बात करें उससे पहले हम आपको बताएंगे रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति का। ठीक है ना, रिमूवल, उपराष्ट्रपति की पदच्युति इसको बोलेंगे। हिंदी में रिमूवल को पदच्युति बोलते हैं। तो उपराष्ट्रपति के रिमूवल के बारे में, कि उपराष्ट्रपति को उसके पद से कैसे हटाया जाता है, उसकी प्रक्रिया क्या है, इसको हम समझेंगे। ठीक है, आज हम थोड़ी सी कंपैरेटिवली छोटी क्लास लेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इतनी लंबी क्लास आज हम नहीं लेंगे जैसे कि रोजाना लेते थे। क्यों? क्योंकि आप जो है ना पुराना सारा रिवीजन कर सकें बहुत अच्छे से। ठीक है, प्लस सैटरडे और संडे को आपको और ज़्यादा रिवीजन का टाइम मिले, ना केवल मेरे विषयों को बल्कि अन्य विषयों का भी आप रिवीजन कर सकें, इसलिए। ठीक है, चलिए दूसरा। ठीक है, आज यहीं पर खत्म हो जाएगा आपका राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। फिर हमें जो है ना नेक्स्ट क्लास से फिर हमें स्टार्ट करनी होगी प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद। तो प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद फिर हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी। यार, तुम लोगों की बड़ी शिकायतें रहती हैं। सर, आवाज़ धीमी है। फिर कोई कहेगा सर आवाज़ तेज है। इतनी शिकायतें। ठीक है। सही है कि तुम्हारी अभी शादी नहीं हुई। अगर शादी हो जाने के बाद तुम इतनी शिकायतें करते ना, तो तुम्हारी कसम खा के बता रहा हूँ, ठीक है, अभी तक तुम्हारी पत्नी तुम्हें छोड़ के जा चुकी होती। ठीक है, अपने मायके में। तुम रह रहे होते ऐसे ही अकेले। इतनी शिकायतें ना किया करो। शिकायतें भी इतनी अच्छी नहीं होती। आइए, तो हम सबसे पहले बात करेंगे रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति का पदच्युति। रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है सर। तो हम लोग उपराष्ट्रपति की पदच्युति, रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि उपराष्ट्रपति को उसके पद से कैसे हटाया जाता है। ठीक है। जी। ओके, ठीक है, स्टार्ट करें। ठीक है, सबसे पहले तुम रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, यहाँ पर देखो। ठीक है, यहाँ पर रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, तो आप लोग पूछ रहे हैं कि सर ये किस में है रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, की वाइस प्रेसिडेंट को हम उसके पद से कैसे हटाते हैं। तो एक्चुअली उसके कार्यकाल में ही आएगा। ठीक है, जहां पर हमने वाइस प्रेसिडेंट के कार्यकाल के बारे में डिस्कस किया है, तो कार्यकाल में तो मैंने बता दिया कि वह पद ग्रहण की तारीख से और 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करता है। वह समय से पहले भी राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित त्यागपत्र द्वारा अपना पद त्याग सकता है। और इसमें एक और प्रोविजन है, इसमें एक और प्रावधान है कि अगर मान के चलिए कि उसका कार्यकाल समाप्त भी हो गया, तो कार्यकाल की समाप्ति के बाद भी वह तब तक पद धारण करेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण ना कर ले। ठीक है, लेकिन उसको हटाया भी जा सकता है। उसके कार्यकाल के बीच में ही उसको हटाया भी जा सकता है। तो उसको उसके कार्यकाल के बीच में हटाया जा सकता है। तो यहाँ पर हम उसको कैसे हटाया जा सकता है इसी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो उसको हटाए जाने का आधार क्या होगा? यदि आप उसको उसके पद से हटाए जा रहे हैं तो किस आधार पर हटा रहे हैं, उसे उसके पद से हटाए जाने का आधार क्या होगा? तो आप कहेंगे सर दो आधार होंगे उसे उसके पद से हटाए जाने का। एक तो होगा प्रूव मिसबिहेवियर, साबित कदाचार।
साबित कदाचार, और दूसरा होगा असमर्थता। ये ध्यान रखना, साबित कदाचार और असमर्थता, ये दो आधार होंगे। इन्हीं दो आधारों पर उसे उसके पद से हटाया जा सकता है। देखिए, साबित कदाचार और असमर्थता। अब मैंने आपको बताया था कि जब आप किसी भी संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्ति को हटाते हैं, ठीक है, तो आपको क्या लाना होता है? एक रेजोल्यूशन लाना होता है, आपको एक संकल्प प्रस्ताव लाना होता है, एक संकल्प प्रस्ताव लाना होता है, एक रेजोल्यूशन आपको लाना होता है। तो ये जो संकल्प प्रस्ताव आप लाएंगे, ये ध्यान रखना, इसकी सूचना इसको 14 दिन पहले देनी होगी। ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, सूचना 14 दिन पहले देनी होती है। ठीक है, हम ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं, यहाँ तक किसी को किसी भी तरह का कोई भी डाउट भी नहीं होगा बच्चे। ठीक है, हम उसे 14 दिन पहले उसकी सूचना देंगे कि सर, ठीक है, हम आपको आपके पद से हटाने के लिए आपके अगेंस्ट एक संकल्प प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं, एक रेजोल्यूशन लेकर आ रहे हैं, और उसकी सूचना उसको 14 दिन पहले देनी होगी। लेकिन यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, जैसे राष्ट्रपति पर जब हम महाभियोग लगाते थे, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने से संबंधित जो प्रस्ताव है, उसे आप लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से किसी भी सदन में ला सकते थे। ठीक है, दोनों में से किसी भी सदन में आप ला सकते थे। लेकिन ठीक है, यहाँ पर उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का जो संकल्प प्रस्ताव है, वो उसको आप सबसे पहले राज्यसभा में ही लेकर आएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना, मैं लिख देता हूं, यह प्रस्ताव सर्वप्रथम राज्यसभा में ही लाया जा सकता है, लोकसभा में नहीं। यह प्रस्ताव सर्वप्रथम, सबसे पहले लोकसभा में ही लाया जा सकता है, लोकसभा में ही लाया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। राज्यसभा में नहीं। ठीक है, क्लियर है, ये बात समझ में आई? तो मैं एक बार आपको फिर से बताता हूं, आप बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से इस बात को सुनिए। देखो, जब हम राष्ट्रपति को उसके पद से हटाते तो आधार क्या होता है? संविधान का अतिक्रमण। मैं दोनों में डिफरेंसेस आपको बता रहा हूँ। जब हम राष्ट्रपति को उसके पद से हटाएंगे तो आधार होगा संविधान का अतिक्रमण। वहां पर भी एक संकल्प प्रस्ताव लाना होता है, उसकी सूचना राष्ट्रपति को 14 दिन पहले देनी होती है। लेकिन आप उस प्रस्ताव को लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी भी सदन में सबसे पहले ला सकते हैं, है ना? ठीक है ना? अब वो जो संकल्प प्रस्ताव जिस भी सदन में आएगा, उस सदन की कुल सदस्य संख्या के 1/4 से उसे पारित होना होगा। उसके बाद फिर प्रोसेस स्टार्ट होगा, जिसमें कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत काम करेगा। ये तो हो गया राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। लेकिन जब हम उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाते हैं, ठीक है, तो आधार अलग हो गया, आधार चेंज हो गया। राष्ट्रपति के संदर्भ में क्या था? संविधान का अतिक्रमण। यहाँ पर जो आधार हुआ उसको उसके पद से हटाने के लिए, वो है साबित कदाचार और असमर्थता, प्रूव डिसेबिलिटी, प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड डिसेबिलिटीज, प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड डिसेबिलिटीज। तो साबित कदाचार एवं असमर्थता, यहाँ पर आधार ये हो गया। ये बात समझ में आई सभी को बहुत अच्छे से? दूसरा, ठीक है, आप 14 दिन पहले उनको भी सूचना देंगे, लेकिन इस प्रस्ताव को आप सबसे पहले राज्यसभा में ही ला सकते हैं। लोकसभा में उसे उसके पद से हटाए जाने का प्रस्ताव सबसे पहले नहीं लाया जा सकता, केवल किसमें बाबू? राज्यसभा में ही लाया जा सकता है। ठीक, क्लियर है? ये बात समझ में आ गई? यहाँ तो कोई क्लियर डाउट तो नहीं किसी को? बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब राज्यसभा में लाया, तो राज्यसभा में जब ये प्रस्ताव आएगा तो स्वाभाविक सी बात है, राज्यसभा इस प्रस्ताव पर बच्चे कुल सदस्य संख्या के 1/4 से, ठीक है, इसे पारित करेगी। राज्यसभा अपनी कुल सदस्य संख्या के 1/4 से, ठीक है, इसको पारित कर देगी, इस पर सिग्नेचर कर देगी। 1/4 से राज्यसभा, ठीक है, तो राज्यसभा इस पर अपनी कुल सदस्य संख्या के 1/4 से, कुल सदस्य संख्या के 1/4 से इसको सिग्नेचर कर देगी। ठीक है, अब राज्यसभा से सिग्नेचर हो गया। जब ये राज्यसभा से सिग्नेचर हो गया बच्चे, तो राज्यसभा से सिग्नेचर होने के बाद फिर ये दोनों सदनों में जाएगा अलग अलग। ठीक है, राज्यसभा से हो गया सिग्नेचर, अब ये दोनों सदनों में जाएगा, दोनों सदनों में आएगा, लोकसभा में भी आएगा, ठीक है, और ये राज्यसभा में भी आएगा, दोनों सदनों से अलग अलग पारित होगा। तो आप लिख सकते हैं, ठीक है ना, एग्जीक्यूट बोथ द हाउस सेपरेटेडली, दोनों ही सदनों से अलग अलग पारित होगा, दोनों ही सदनों से अलग अलग पारित होता है।
अलग अलग पारित होता है। ठीक है बच्चे, आ रही है बात समझ में? दोनों ही सदनों से अलग अलग पारित होगा। तो दोनों ही सदनों से अलग अलग पारित होगा मतलब लोकसभा और राज्यसभा से ये दोनों ही सदनों से अलग अलग पारित होगा। अब लोकसभा में जब ये पारित होगा तो क्या होगा भैया, इस पर कौन सा प्रकार का बहुमत लगेगा? द्वितीय प्रकार का विशिष्ट बहुमत लगेगा दोनों ही सदनों से। मैंने आपको बताया है, इसलिए मैंने बहुमत पहले बताया। तो इस पर द्वितीय प्रकार का विशिष्ट बहुमत लगता है, सेकंड टाइप ऑफ स्पेसिफिक मेजोरिटी लगती है। द्वितीय प्रकार का विशिष्ट बहुमत लगता है इस पर। ठीक है, सेकंड टाइप ऑफ स्पेसिफिक मेजोरिटी। स्पेसिफिक मेजोरिटी, इस पर द्वितीय प्रकार का विशिष्ट बहुमत काम करता है। ठीक है, द्वितीय प्रकार का। अब द्वितीय प्रकार का विशिष्ट बहुमत क्या होता है भैया? तो द्वितीय प्रकार का विशिष्ट बहुमत होता है उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3, मतदान करने वालों का 2/3। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है, क्या है? जिनकी कुल सदस्य संख्या आधी से कम ना हो। जिनकी कुल सदस्य संख्या आधी से कम ना हो। कुल सदस्य संख्या आधी से कम ना हो। आधी से कम ना हो। तो उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3, जिनकी कुल सदस्य संख्या आधी से कम ना हो, तो दोनों ही सदनों से पारित होगा। दोनों सदनों से पारित हो जाने के बाद फिर ये राष्ट्रपति के पास जाएगा, और राष्ट्रपति बच्चे जब दोनों सदनों से पारित होकर आया है तो राष्ट्रपति, ठीक है, अपनी इस पर स्वीकृति देगा। ठीक है, और उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटा देगा। उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटा देगा, उसके पद से हटा देता है। अब आपने एक बात गौर की कि राष्ट्रपति को कोई उसके पद से नहीं हटा देता। राष्ट्रपति जब दोनों सदनों से पारित हो जाता है बच्चे वो, ठीक है, आपका प्रस्ताव, तो राष्ट्रपति खुद ही हट जाता है। राष्ट्रपति खुद ही अपनी चेयर छोड़ देता है कि चलो भाई ठीक है कि हम, क्या हो गया, मैं क्या लिख दिया हूँ? अरे भाई आप लोग, ठीक है, क्या पीछे गलत लिखा है जरा बताओ मुझे। हाँ, क्या पीछे गलत लिखा है जरा बताओ। अच्छा, चलो तो मैं ये बात आपको बता दे रहा हूँ, सुन लो। देखो मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, तुम लोग इस बात को समझे नहीं। मैंने लिखा कि उपराष्ट्रपति का रिमूवल, ठीक है, सबसे पहले, ठीक है, सब लोग अब इस बात को बहुत अच्छे से, बहुत गौर से सुनो, बहुत गौर से समझो। यहाँ पर मैंने लिखा है रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाए जाने का आधार क्या होगा? प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड डिसेबिलिटी, साबित कदाचार और असमर्थता, ये आधार है। मतलब आप इस आधार पर उसके ऊपर आरोप लगा सकते हैं। ठीक है, तो आरोप लगाए जाने का आधार क्या है? किस आधार पर आप उसके ऊपर आरोप लगा सकते हैं? साबित कदाचार और असमर्थता, इसके आधार पर। तो आपको उसके अगेंस्ट एक संकल्प प्रस्ताव लाना होगा। उसकी सूचना उसको 14 दिन पहले देनी होगी। यह प्रस्ताव सबसे पहले, हाँ हाँ माफ करना, यह प्रस्ताव सबसे पहले राज्यसभा में ही लाया जा सकता है। माफ करना, यह प्रस्ताव सबसे पहले राज्यसभा में ही लाया जा सकता है। यहां पर आप बिल्कुल करेक्ट है, माफ कीजिएगा। यह प्रस्ताव सबसे पहले राज्यसभा में ही लाया जा सकता है। मैंने आपके कमेंट देखे नहीं, ठीक है, मैं लग रहा था पढ़ाने में और वो लोकसभा लिख गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब तो ठीक है, सेटिस्फाई। तो यह प्रस्ताव सबसे पहले राज्यसभा में ही लाया जा सकता है, ठीक है ना, लोकसभा में नहीं। मैंने उल्टा लिख दिया, लोकसभा में नहीं। कहाँ है आज मेरा दिमाग? लोकसभा में नहीं, लोकसभा में नहीं। ठीक है बच्चे, अब तो क्लियर है। तो इस प्रस्ताव को आप सबसे पहले कहां पर ला सकते हैं? इस प्रस्ताव को सर्वप्रथम कहां पर लाया जा सकता है? इस प्रस्ताव को सबसे पहले राज्यसभा में ही लाया जा सकता है। आप इस प्रस्ताव को भैया जी लोकसभा में सबसे पहले नहीं ला सकते, राज्यसभा में। लेकिन जब ये प्रस्ताव आएगा राज्यसभा में तो राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या के 1/4 से सिग्नेचर करके, ठीक है, इसे पारित किया जाएगा। 1/4 से सिग्नेचर करके इसको पारित किया जाएगा। ठीक है मुन्ना, ये बात समझ में आ रही है? तो इस प्रस्ताव पर, ठीक है, 1/4 सदस्यों के सिग्नेचर करके इसको पारित किया जाएगा।
इसके बाद ये चला जाएगा बच्चे, ठीक है, इस प्रस्ताव को, ठीक है, अब हम पारित करवाएंगे किसे, द्वितीय प्रकार के विशिष्ट बहुमत से, सेकंड टाइप ऑफ स्पेसिफिक मेजोरिटी से हम इसे पास करवाएंगे, द्वितीय प्रकार के विशिष्ट बहुमत से, ठीक है। अब ये द्वितीय प्रकार के विशिष्ट बहुमत से दोनों ही सदनों से अलग अलग पारित होगा, लोकसभा से भी राज्यसभा से। प्रस्ताव सबसे पहले राज्यसभा में लाया जाएगा, ठीक है, फिर आप इसे पास करवा लो दोनों सदनों से, लोकसभा से भी राज्यसभा से भी, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से, जिनकी कुल सदस्य संख्या आधे से कम ना हो। लोकसभा से भी पास हो गया, राज्यसभा से भी पास हो गया, ठीक है। जैसे ही दोनों सदनों से पास हुआ तो बेटा राष्ट्रपति फिर बाउंडेड है इस पर अपनी स्वीकृति देने के लिए। ऐसा नहीं कि दोनों सदनों से पारित हो जाने के बाद फिर राष्ट्रपति इस पर अपनी स्वीकृति रोक ले या फिर राष्ट्रपति मना कर दे कि मैं नहीं हटा रहा, नहीं। जब संसद ने बोल दिया कि भाई आप उसे उसके पद से हटाओ, तो राष्ट्रपति रोकने वाला कोई भी नहीं होता, तो फिर राष्ट्रपति को भी स्वीकृति देनी होगी और उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाना होगा। लेकिन जब आपने राष्ट्रपति देखा था तो राष्ट्रपति को कोई हटाता नहीं था, राष्ट्रपति खुद ही छोड़ के चला जाता था। जैसे ही दोनों सदनों से वह पारित हो गया प्रस्ताव, ठीक है, उसको हटाए जाने का, तो वह खुद ही छोड़ के चला जाता था कि हम तो जा रहे हैं सनम। लेकिन यहां पर उपराष्ट्रपति को एक्चुअली राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाएगा, ठीक है। अब ये सारी बातें हैं, मैंने आपको बता दिया था कि वह समय से पहले भी पद त्याग सकता है, त्यागपत्र अपना राष्ट्रपति को देगा, उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और उसे उसके पद पर रहते हुए हटाया भी जा सकता है। तो कैसे हटाया जा सकता है, ये बात समझ में आई? एक बार आप लोग थम्स अप करेंगे अगर ये सारी बातें आपको समझ में आई हो तो, ठीक है। अगर ये समझ में आई हो तो प्लीज आप लोग बताइए। यूट्यूब पर इस बैच की रेगुलर क्लासेस चल रही हैं। चलो कोई बात नहीं बेटा, लोग चला देते हैं, क्या करें, बोल देंगे हम शिकायत कर देंगे, ठीक है, ओके। चाय नहीं पिए क्या सर? हाँ आज चाय नहीं पिया, रात में मैं लेट हो गया यार थोड़ा सा पढ़ते पढ़ते, फिर उसके बाद नींद नहीं आई। नींद का भी एक टाइम होता है, एक स्लॉट होता है, जैसे मैं 12-1 बजे के आसपास सो जाता हूँ, एक तो एक स्लॉट होता है कि आप सो जाओ तो चलो ठीक है। रात थोड़ा सा मैं, ठीक है, थोड़ा सा मैंने पढ़ लिया ठीक है। वो पढ़ना तो हमें रोजाना ही होता है, वो बात अलग है कि तुम लोग नहीं पढ़ते रोजाना चलिए पढ़ा करो रोजाना, ठीक है, पढ़ने की आदत डालो। पढ़ने की आदत सबसे अच्छी आदत होती है, एक बार डल जाएगी ना फिर तो बहुत आनंद आएगा आपको, मैं सच्ची बात बता रहा हूँ। अब फिर वो, ठीक है, नींद क्रैक हो गई, नहीं आई, फिर वो फिर रात में आ गई बारिश और आंधी तूफान। अब बारिश वगैरह आई तो मैं थोड़ा सा बाहर निकल गया, मैंने कहा चलो थोड़ा सा बारिश के आनंद लेते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा मौसम हो रहा था, सुहाना मौसम हो रहा था ये है। ठीक है, क्लियर है बेटा? राज्यसभा से वो पारित नहीं हुआ था, ये बात ध्यान रखना, वो राज्यसभा से पारित नहीं हुआ था, राज्यसभा में प्रस्ताव आया था, यहाँ राज्यसभा में प्रस्ताव आया है, ठीक है। पारित यहाँ होगा सेकंड टाइप ऑफ स्पेसिफिक मेजोरिटी से, वह द्वितीय प्रकार के विशिष्ट बहुमत से वो यहाँ पर पारित होगा, इस तरह से पारित होगा वह, ठीक है। ओके पुलकित, इज दैट क्लियर? अब इसके बाद आर्टिकल 68 पे चलते हैं, ठीक है। 68, 69 और 70, ठीक है, इनको एक साथ बता देंगे, छोटे छोटे आर्टिकल हैं, मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है, आप इन्हें समझ जाना बहुत अच्छे से, ठीक है। और देखो जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हैं, अगर कोई भी टेक्निकल टर्म है वो मुझसे पूछ लें, ये मेरे लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि मैं दोनों ही लैंग्वेज में लिखूं, बात समझ पा रही है? और प्लस बुक, कोई एक बुक ले लें इंग्लिश की, ठीक है, उस बुक को साथ रख के, ठीक है, पढ़े, तो स्वाभाविक सी बात है अगर कोई भी ऐसी भाषा है जो उनकी नहीं समझ में आ रही है तो वहां पर उनकी पकड़ बन जाएगी उस पर, है ना। अब आर्टिकल 68 है, आर्टिकल 68 बोलता है सेम वही बात, आर्टिकल 68 बोलता है जो आर्टिकल 62 में राष्ट्रपति के बारे में बोला गया था। 62 में जो राष्ट्रपति के बारे में बोला गया वही 68 में उपराष्ट्रपति के बारे में बोला गया, क्या कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने वाला है, ठीक है। तो जब उसका कार्यकाल समाप्त होने वाला है तो ऑब्वियस सी बात है उसकी जो वैकेंसी है, ठीक है ना, उसका जो पद है वो खाली हो जाएगा, उसके पद की वैकेंसी हो जाएगी, क्योंकि कार्यकाल 5 साल का पूरा होने वाला है। अब जब कार्यकाल 5 साल का पूरा होने वाला है तो 5 साल के कार्यकाल के बाद वो अपना पद छोड़ देगा, तो उसका पद वेकेंट हो जाएगा, वैकेंसी हो जाएगी, उसका पद खाली हो जाएगा। तो पद खाली ना हो इसलिए हमें कार्यकाल, बोलो, इसलिए हमें जो चुनाव है वो उसके कार्यकाल के समाप्त होने से पहले ही करा लेनी चाहिए, अगले वाले उपराष्ट्रपति के,
ठीक है, तो यहाँ पर वही है, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। यहाँ पर क्या है भैया, जैसे आर्टिकल 62 में किसके लिए था, जैसे कि आर्टिकल 62 में राष्ट्रपति महोदय के लिए था, ठीक है, यहाँ पर वैसा ही है। क्या था आर्टिकल 62 में राष्ट्रपति महोदय के लिए मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, तो उसमें बोला गया था कि राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से हुई रिक्ति को भरने के लिए चुनाव उसके कार्यकाल के समाप्त होने से पहले ही करा लेने चाहिए। क्लियर है। ऐसे ही यहाँ पर उपराष्ट्रपति के बारे में बोला है कि उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की समाप्ति के बाद हुई रिक्ति को भरने के लिए चुनाव उसके कार्यकाल की समाप्ति से पहले ही करा लेनी चाहिए। जैसे आप समझ गए, जैसे मैं उपराष्ट्रपति हूँ, मैं 1 जनवरी 2025 को उपराष्ट्रपति बना और 31 दिसंबर 2030 को मेरा कार्यकाल पूरा होने वाला है, तो वेट नहीं करना कि मेरा कार्यकाल पूरा हो तभी अगले वाले उपराष्ट्रपति के चुनाव कराए जाए। नहीं 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 बाबू, वेट नहीं करना। देखिए, आप मेरा कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही जो 2-3 महीने बचे हुए हैं उसमें अगले वाले उपराष्ट्रपति के लिए आप चुनाव करा ले रहे, अगले वाले के लिए आप चुनाव करा लें, ठीक है, जिससे कि ठीक है मेरा इधर कार्यकाल खत्म हो और उधर अगला बंदा जो है, जो नया उपराष्ट्रपति बनने वाला है, उसके चुनाव की पूरी प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी हो। तो इधर में हटा, उधर वो आया। क्लियर है। इधर में हटा और उधर वो आया। तो ये बात आपको समझ में आ गई। तो मैं अब यहां पर लिख देता हूं, उपराष्ट्रपति के उपराष्ट्रपति के कार्यकाल, ऑफिस ऑफ टर्म, कार्यकाल की समाप्ति से हुई रिक्ति को भरने के लिए, समाप्ति से हुई रिक्ति को भरने के लिए भरने के लिए चुनाव, ठीक है ना, कार्यकाल की समाप्ति से पहले, कार्यकाल की समाप्ति से पहले, ठीक है, क्लियर है, समाप्ति से पहले ही, पहले ही कार्यकाल समाप्ति से पहले ही संपन्न करा लेनी, करा लिए जाए, संपन्न करा लिए जाए। क्या ये बात समझ में आ रही है? बोलो, क्लियर है? ठीक है, क्लियर है भैया। अब हम आते हैं आर्टिकल 69 पे। जरा 69 क्या है, आर्टिकल 69 को समझो, ठीक है सब लोग। 69 बोलता है उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा, उसके द्वारा ली जाने वाली ओथ एंड अफर्मेशन, ठीक है, तो 69 में उपराष्ट्रपति की शपथ एवं प्रतिज्ञा है, उपराष्ट्रपति की शपथ एवं प्रतिज्ञा है। ओथ एंड अफर्मेशन, शपथ एवं प्रतिज्ञा, ये किस में है भैया जी? उपराष्ट्रपति की शपथ एवं प्रतिज्ञा आर्टिकल 69 में। तो देखो, मैं यहाँ पर इसे डिकोड कर दे रहा हूँ कि भाई उपराष्ट्रपति को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है, बताइए? राष्ट्रपति। वह राष्ट्रपति के समक्ष लेता है, राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेता है। तो उपराष्ट्रपति को उसके पद एवं गोपनीयता की शपथ भैया जी राष्ट्रपति दिलाता है, वो राष्ट्रपति के समक्ष लेता है, ठीक है, क्लियर है? बस इतनी सी बात है। नीरज जी कह रहे हैं गुरुजी जी, और एक बार दोबारा भूपेंद्र कुमार, एक बार दोबारा भूपेंद्र, मैंने ये बहुत बार बता दिया, बहुत बार। चलो ठीक है, आ रही है बात समझ में? चलिए।
ठीक है, आर्टिकल, ठीक है 69। अब हम चलते हैं, ठीक है नेक्स्ट, आर्टिकल 70 पे। आर्टिकल 70 के बारे में डिस्कस करते हैं। आर्टिकल 70 बोलता है कुछ अन्य आकस्मिकताओं में, कुछ अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के पद का जब वह निर्वहन करता है, कौन, उपराष्ट्रपति, बस इतना है। मतलब कुछ और इमरजेंसी है, कुछ और इमरजेंसी हो सकती है कि जब वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, एज अ प्रेसिडेंट कार्य करे, तो वो आर्टिकल 70 में बोला गया है, बस इतनी सी बात है। आर्टिकल 70 में क्या है, कुछ अन्य आकस्मिकताओं में, कुछ अन्य आकस्मिकताओं में, कुछ अन्य आकस्मिकताओं में, आकस्मिकता मीन्स इमरजेंसी बच्चे, इमरजेंसी, तो कुछ अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के पद एवं कर्तव्यों का निर्वहन, राष्ट्रपति के पद एवं कर्तव्यों का निर्वहन, पद एवं कर्तव्यों का निर्वहन। ठीक है, क्लियर हुआ, ये बात समझ में आई आप सभी को? ठीक है, बोलो भाई, कुछ अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के पद एवं कर्तव्यों का निर्वहन, ये किस में बोला है? कुछ अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के पद एवं कर्तव्यों का निर्वहन, आर्टिकल 70 में, कि कुछ और इमरजेंसी है, कुछ और अन्य आकस्मिकताएं हैं जी, जब राष्ट्रपति के पद एवं कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा? उपराष्ट्रपति करेगा। ठीक है, तो ये आर्टिकल 70 में है, बस इतनी सी बात है। अब एक बार आप क्या करेंगे कि एक एक सेकंड में, ठीक है, आप फटाफट से रिवीजन करेंगे। ठीक है, यहाँ पर जितना भी लिखा हुआ है आप उसका रिवीजन कीजिए, जब तक मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, हालांकि पानी है नहीं। ठीक है, चलिए, आर्टिकल 71 है, 71 है बच्चे, 71 में बोला है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विषय। देखिए 71 में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के इलेक्शन से संबंधित विषय, चुनाव से संबंधित विषय आर्टिकल 71 में है। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के, उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विषय, चुनाव से संबंधित विषय। ठीक है, देखो अब मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है, सारी चीजें। देखिए यहाँ पर दो तीन चीजें, ठीक है, आपसे बहुत मुख्य रूप से पूछी जाएंगी। सबसे पहला कि भाई राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव कौन संपन्न कराता है, मतलब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जो इलेक्शन होता है, कंडक्टेड बाई हुम, चुनाव का संचालन कौन करता है, एक ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। चुनाव का संचालन कौन करता है? तो आप कहेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत निर्वाचन आयोग। चुनाव का संचालन कौन करता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है, भारत निर्वाचन आयोग चुनाव का संचालन करता है। नंबर फर्स्ट बच्चे, ठीक है, अगर मान के चलिए कि चुनाव से संबंधित कोई भी, ठीक है, विवाद की स्थिति पैदा हो जाए, चुनाव से संबंधित किसी भी प्रकार की बच्चे कोई विवाद की स्थिति पैदा हो जाती है, तो उस विवाद की स्थिति में
उसकी इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? तो इन्वेस्टिगेशन सुप्रीम कोर्ट करता है। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित मामलों में अगर किसी भी प्रकार की कोई भी इन्वेस्टिगेशन है तो इन्वेस्टिगेशन अकर बाई सुप्रीम कोर्ट। इन्वेस्टिगेशन जो होती है, जो जांच होती है, वह सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की जाती है। लेकिन चुनाव किसके द्वारा संपन्न कराया जाता है? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का। तो चुनाव जो होता है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा, ठीक है ना, संपन्न कराया जाता है। तो राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विषय, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विषयों में क्या है कि चुनाव का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो आप कहेंगे चुनाव का संचालन सर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा चुनाव का संचालन किया जाता है। ठीक है, नंबर फर्स्ट पॉइंट, भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा चुनाव का संचालन किया जाता है। दूसरा कि अगर किसी भी प्रकार की विवाद की स्थिति बन जाती है, किसी भी प्रकार का कोई डिस्प्यूट हो जाता है उनके इलेक्शन में, तो इस डिस्प्यूट की जांच कौन करेगा? ठीक है, डिस्प्यूट की जांच कौन करेगा? तो आप कहेंगे सुप्रीम कोर्ट करेगा। ठीक है, जैसे आर्टिकल 65 एंड, ठीक है, 70 के बारे में चर्चा हो रही है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ आर्टिकल 65 क्या है। आर्टिकल 65 में है कि उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करता है, जरा ठीक है ध्यान से दिमाग लगा के सुने, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करता है, ठीक है, तब उसको कौन कौन से अधिकार और शक्तियां मिली हुई होती हैं। ठीक है, इस बात का उल्लेख आर्टिकल 65 में किया गया है। बेटा पानी लिया, ग्लास भी लिया ना। इस बात का उल्लेख आर्टिकल 65 में किया गया है कि जब, ठीक है, उपराष्ट्रपति एज अ राष्ट्रपति कार्य करेगा, तो उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति के तौर पर कार्य करेगा तो उसको कौन कौन से अधिकार एवं शक्तियां हैं। ठीक है, तो वहां पर वह राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता नहीं करेगा। लेकिन जब वो एज अ राष्ट्रपति कार्य करेगा तो उसको राष्ट्रपति के समान मिलने वाली सारे विशेषाधिकार, सारी शक्तियां प्राप्त होंगी। ठीक है, जो भी राष्ट्रपति को प्राप्त होती हैं वो सारी की सारी उसको मिलेंगी। ये आर्टिकल 65 में बोला गया है। ठीक है ना, लेकिन किसी भी स्थिति में वो 6 महीने से अधिक एज ए राष्ट्रपति कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि राष्ट्रपति की पद की रिक्ति अगर हो गई है तो चुनाव 6 महीने के अंदर करा लिए जाएंगे। 70 में क्या है कि वो कौन कौन सी आकस्मिकताएं हैं, ठीक है, वो कौन कौन सी सिचुएशंस है, वो कौन कौन सी स्थितियां हैं जब उपराष्ट्रपति एज ए राष्ट्रपति कार्य करेगा। ठीक है, तो वो कौन कौन सी स्थितियां हैं? जब भैया जी राष्ट्रपति त्यागपत्र दे दे, पद पर रहती हुई उसकी मृत्यु हो जाए, या फिर महाभियोग के द्वारा उसको हटा दिया जाए, या फिर कुछ अन्य आकस्मिकताएं, ठीक है ना, किसी भी प्रकार की कोई असमर्थता हो जाए, अनुपस्थित चल रहा हो, तो उसके बारे में जिक्र आर्टिकल 70 में किया गया है। ठीक है भाई, क्लियर है जी? और आप बोल रहे हैं कि उन सर ने ऐसा बताया था, वैसे हालांकि उन्होंने ऐसा बताया नहीं होगा। देखिए ध्यान रखना, आप ऐसे मत किया करो, ठीक है ना, कि सर उन्होंने ऐसे बताया था, उन्होंने ऐसे बताया था। ठीक है, तो ये सब ठीक है मेरी क्लास में मत बोला करो यार प्लीज, है ना। हाँ, इम्पीचमेंट क्वासी जुडिशियल प्रोसेस है। ठीक है, कैसे है? ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि इम्पीचमेंट की जो प्रोसेस होती है, ठीक है, इम्पीचमेंट की इस प्रोसेस में, महाभियोग की इस प्रक्रिया में, ठीक है, आप निर्णय लेते हैं इस आधार पर कि उसने संविधान का अतिक्रमण किया है अथवा नहीं। आप निर्णय लेते हैं, ठीक है, और निर्णय लेने के आधार पर फिर आप इस बात को कि अगर उसने संविधान का अतिक्रमण किया है तो आप इस प्रोसेस को आगे बढ़ाते हो, और यदि उसने संविधान का अतिक्रमण नहीं किया तो इस प्रोसेस को आप वहीं पर समाप्त कर देते हो। तो जहां पर निर्णय लिए जाते हैं, स्वाभाविक सी बात है, ठीक है, ऐसी प्रोसेस में आप बोल सकते हैं कि निर्णय लिए जाने के माध्यम से न्याय किया जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए वो क्वासी जुडिशियल प्रोसेस हो गई, अर्ध न्यायात्मक, ठीक है, प्रक्रिया हो गई। ठीक है, जब आप इस बात का निर्णय लेते हैं, भाई बेटा 65 में, मेरे 65 में मैंने बताया, 65 में मैंने एक्चुअली आर्टिकल 70 के कॉन्सेप्ट बता दिए थे। ठीक है, वहां पर जब मैंने 65 पढ़ाया था तो मैंने आर्टिकल 70 के कॉन्सेप्ट को मैंने वहां पर बता दिया था कि भाई ठीक है, ऐसी स्थिति कब आएंगी, वो कौन सी स्थितियां होंगी जब राष्ट्रपति एज ए राष्ट्रपति कार्य करेगा। ठीक है, तो पद पर रहती हुई मृत्यु हो जाए, त्याग पत्र दे दे, ये सब वो क्लियर है। लेकिन
ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि आर्टिकल जो 70 है, कुछ और जो अन्य आकस्मिकताएं हैं, कुछ अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के पद के कर्तव्यों का निर्वहन। मतलब आर्टिकल 65 में तो ये दे रखा है कि वह किन किन अधिकार शक्तियों का प्रयोग करेगा आकस्मिकताओं की स्थिति में। ठीक है, वहां पर आकस्मिकताओं का भी जिक्र कर रखा है, ठीक है, बड़े हल्के से वहां पर बोल रखा है। लेकिन आर्टिकल 70 में बोला गया अगर उसके भी अलावा कुछ और ऐसी आकस्मिकता है, कुछ और ऐसी इमरजेंसीज हो सकती हैं कि जहां पर उपराष्ट्रपति को अधिकार है कि वह एज अ राष्ट्रपति कार्य करे, एज ए राष्ट्रपति कार्य करे। ठीक है, क्लियर है। और अगर उपराष्ट्रपति का भी पद खाली है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही नहीं है, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं, ठीक है, वो इस पद को ग्रहण करते हैं। बच्चों वाला सवाल है। ठीक है, क्लियर हुआ, ये बात समझ में आई। अब यहाँ पर आर्टिकल, ठीक है, 72 आ जाता है। आर्टिकल 72, और आर्टिकल 72 के बारे में देखो बच्चे, मैं आज डिटेल में नहीं बताऊंगा। 72 के बारे में मैं डिटेल बताऊंगा। ठीक है, कब? जब मैं राष्ट्रपति की शक्तियां पढ़ाऊंगा। तो राष्ट्रपति की शक्तियों में मैं राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियां पढ़ाऊंगा, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां पढ़ाऊंगा, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां पढ़ाऊंगा, राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियां पढ़ाऊंगा, राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां पढ़ाऊंगा, राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां पढ़ाऊंगा। और वहीं पर मैं राष्ट्रपति की जब न्यायिक शक्तियां पढ़ाऊंगा, तो राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति भी मैं वहीं पर पढ़ाऊंगा। बस 72 में मैं बता दे रहा हूँ कि 72 में है क्या, कि राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति है। क्षमादान, पार्डन, बस इतना आपको समझना है। पार्डन, क्षमादान की शक्ति है। ठीक है, इसमें बोला है कि राष्ट्रपति जो दंड के आदेश होते हैं, जिसको बोलेंगे दंडादेश, बस इतना आपको समझना है कि राष्ट्रपति जो बेटा दंड के आदेश होते हैं, ठीक है, उन दंडादेशों का प्रविलंबन कर सकते हैं। ठीक है ना, उनको कम्यूट कर सकते हैं, लघुकरण कर सकते हैं, उनका परिहार कर सकते हैं। ठीक है, और राष्ट्रपति उन दंडादेशों को माफ कर सकते हैं, पार्डन कर सकते हैं, क्षमा कर सकते हैं। ठीक है ना, क्षमा कर सकते हैं, प्रविलंबन, ठीक है, रेस्पाइट, लघुकरण, कम्यूट, ठीक है, परिहार। चलिए, ठीक है, बस आपको इतना समझना है। और ये क्या होता है, प्रविलंबन क्या होता है, ठीक है, परिहार क्या होता है, कम्यूट क्या होता है, लघुकरण क्या होता है, ये मैं आगे डिटेल में समझाऊंगा। फिलहाल बस इतना समझो कि राष्ट्रपति महोदय के पास शक्ति है, और वो शक्ति क्या है बच्चे, कि क्षमादान की शक्ति, उनके पास पार्डन की शक्ति है। अब क्षमादान की शक्ति है राष्ट्रपति के पास, तो ध्यान रखना, वे सैन्य न्यायालयों के निर्णयों को भी माफ कर सकते हैं। जो कोर्ट मार्शल्स होते हैं ना, सैन्य न्यायालय, कोर्ट मार्शल्स, तो वे बच्चे सैन्य न्यायालयों के निर्णयों को भी माफ कर सकते हैं, निर्णयों को माफ कर सकते हैं। दूसरा, वे मृत्यु दंड की सजा को भी माफ कर सकते हैं। मृत्यु दंड की सजा को भी माफ कर सकते हैं। ये है। ठीक है, तो आर्टिकल 72 का ये कॉन्सेप्ट है। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ कि ये बात समझ में आई होगी। आज केवल इतना ही। ठीक है, अब आपका एक नैतिक दायित्व हो कि जितना भी हमने पुराना पढ़ा है, जितना भी हमने पहले पढ़ा है, आप सब उसका बहुत अच्छे से रिवीजन कीजिए। ठीक है, अभी 5-1 मिनट है, आप मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर मैं आपको बता सकता हूँ जो आपके, ठीक है, डाउट है। ठीक है, उन सारे डाउट्स को मैं एक साथ लेता हूँ, ठीक है, जो मैंने टेलीग्राम पे पढ़े आपके, और जो मैं यहाँ पर क्लासेस में देखता हूँ, मैं उन सब का रिप्लाई करता हूँ, क्योंकि आप ऐसे पूछोगे तो फिर मैं क्वेश्चन आंसर ही करता रहूँगा। सबसे पहला डाउट ये है कि सर, मेरा मन नहीं लग रहा पढ़ने में, मैं जब पढ़ता हूँ तब तो मुझे याद हो जाता है, लेकिन फिर मैं पुराना भूल जाता हूँ, ऐसा होता है। जब कभी हम किसी भी चीज़ को पहली बार पढ़ते हैं तो बड़ा स्वाभाविक होता है, हम सबके साथ होता है, हम सबके साथ होता है। और देखो, मस्तिष्क की क्षमताएं जो होती हैं, जो कंसंट्रेशन लेवल होता है, वो सबका अलग अलग होता है। आपने देखा होगा, कुछ लोग ऐसे होंगे जो एक बार में ही सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं, मतलब उनका कंसंट्रेशन बहुत अच्छा है, वो कंसंट्रेट कर पाते हैं, पढ़ पाते हैं, समझ पाते हैं। देखिए, सारी चीज़ों को उनके मस्तिष्क में वो चीज़ें आ जाती हैं, और उसके बाद वो क्या करते हैं कि फिर कभी ना कभी जब वो अकेले बैठे हुए होते हैं, ठीक है, किसी के साथ नहीं होते, ठीक है, कोई अपना डेली की एक्टिविटी कर रहे होते हैं, तो वो मन ही मन में उसको रिवाइज कर रहे होते हैं।
तो वो क्या कर रहे हैं, उनका कंसंट्रेशन अच्छा है, पहले प्रकार के ऐसे स्टूडेंट कंसंट्रेशन अच्छा है, ठीक है, उन्होंने बहुत अच्छे से चीज़ों को पढ़ा पूरे कंसंट्रेशन के साथ अपने दिमाग में उन्होंने, ठीक है, इसको इनपुट किया, और उसके बाद फिर वो जब कभी भी एकांत वगैरह में वो उसका रिवीजन कर रहे हैं। दूसरे ऐसे होते हैं कि जो बहुत कोशिश करते हैं कि नहीं, लेकिन उनका कंसंट्रेशन इतना अच्छा है नहीं, ठीक है, पढ़ते पढ़ते उनको किसी की याद आ जाती है, पढ़ते पढ़ते दिमाग कहीं और चला जाता है, ठीक है, पढ़ते पढ़ते अचानक से लगता है कि चलो यार थोड़ा सा इंस्टाग्राम ओपन कर लूं। कितने लोग इस बात से रिलेट कर पा रहे हैं, तो वो क्या करें, ऐसे लोग है ना, पहले तो वो है। और जो पहले वाले होते हैं ना, वो बहुत जल्दी एग्जाम क्रैक करके चले जाते हैं, उनको पता है कि उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उनके गोल्स क्या है। लेकिन जो दूसरे प्रकार के हैं, क्योंकि आमतौर पर सब लोगों के साथ यही प्रॉब्लम आती होगी कि कंसंट्रेशन सर हो ही नहीं पाता, एक पढ़ते पढ़ते दिमाग कहीं और चला जाता है, ये सब। तो वो क्या करें, एक छोटा सा काम करो मेरे कहने पर, वो ये करो कि सुबह जब भी आप जगते हो, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं सुबह 6 ही बजे जग जाओ, जब भी आप जग रहे हो, जो भी आपकी टाइम टेबल है, ठीक है, जग के आप अपना जो है ना वो जो दैनिक क्रियाएं होती हैं, ठीक है, वॉशरूम इत्यादि, और नहा धो के अपना एकदम बढ़िया तरह से आप बैठ जाओ। अगर आप आस्तिक हैं, अगर आप पूजा पाठ करते हैं, ठीक है, तो आप पूजा करो, ठीक है, और वहां पर जो है ना, आप पूजा का मतलब यार ये नहीं, ठीक है, मेरा पूजा का मतलब थोड़ा सा अलग होता है, इस बात को आप समझना कि वहां पर ये नहीं कि आप जो है ना कोई चालीसा गा रहे हो, जोर जोर से आप मंत्र पढ़ रहे हो, जोर जोर से आप आरती गा रहे हो, नहीं, ठीक है, पूजा इस तरह से करो कि आप वहां पर बैठो, और जो आपने दीपक जलाया है, आप दीपक की लौ को अपनी दोनों आंखों के इस बीच पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश करो, ठीक है, जैसे वो जो दीपक की लौ जल रही है, और उसको आप यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट करो, यहाँ पर, और कॉन्सेंट्रेट करने के बाद फिर आप उसी पर पूरा अपना ध्यान लगाओ। धीरे 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 आपको फिर कुछ और दिखाई नहीं देगा, आपको ये लगेगा कि आपके दो आंखों के मध्य बिंदु पर, इस बिंदु पर, ठीक है, आपकी वो दीपक की लौ जलते 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 पहले धुंधली होगी, और उसके बाद फिर आप उसमें खो जाएंगे। ऐसे आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा अगर आप पूजा करते हो। पूजा नहीं करते, आप नास्तिक हो, मान के चलिए आपको पूजा नहीं करनी, तो आप एकांत में बैठो कहीं पर भी, और एकांत में बैठकर कोई पेन रख लो, समझ में आ रही है ना, कोई पेन रख लो या फिर कोई भी चीज रख लो, एक अपने मम्मी पापा की आप फोटो रख लो, जिससे भी आप प्यार करते हो उनकी, और उस पर कॉन्सेंट्रेट करो, पेंसिल पर कॉन्सेंट्रेट करोगे, स्पेशली पेंसिल की नोक पर, ठीक है, इस पर, ठीक है, पेंसिल की नोक पर कॉन्सेंट्रेट करोगे तो कॉन्सेंट्रेशन लेवल बढ़ेगा, ठीक है, और इसको करो। शुरुआत में आप 2 मिनट भी नहीं कर पाओगे, आपका हौसला टूट जाएगा, फिर धीरे धीरे टाइमिंग बढ़ेगी, और एक ऐसा समय आएगा कि आप आधे आधे घंटे भी मेडिटेशन कर लोगे, कॉन्सेंट्रेशन कर लोगे। देखिए इससे क्या है कि इससे जब आप किताब को पढ़ोगे ना, जब किसी भी चीज को पढ़ोगे, तो आपका कंसंट्रेशन अच्छा होगा, आपका दिमाग नहीं भटकेगा, ठीक है, और फिर आप वैसे ही स्टूडेंट हो जाओगे जो पहले वाले थे, कैसे कि वो पढ़ते थे, उनका कंसंट्रेशन अच्छा था और रिवाइज करते थे, ठीक है, ये है सबसे पहले। दूसरा कि याद नहीं होता, तो जब पहली बार कोई भी चीज हम पढ़ते हैं ना, तो वो वास्तव में हमें याद नहीं होती है, ठीक है, हमें बार बार रिवीजन करना पड़ता है। आपको क्या लगता है कि ये मुझे सब पहली बार में ही याद हो गया था, ठीक है, क्या जो भी विषय मैं पढ़ाता हूँ, क्या एक ही बार मैंने पढ़े याद हो गया था, क्या मैं सुपर ह्यूमन हूँ, ठीक है, क्या मेरे अंदर कोई मेमोरी चिप लगी हुई है कि मैं कहीं से भी कुछ भी बोल देता हूँ, नहीं, ये सब, ठीक है, प्रैक्टिस का एक परिणाम है, ठीक है, मैंने लगातार इसमें प्रैक्टिस की है बच्चे, ठीक है, मैं पढ़ रहा हूँ, पढ़ाता हुआ चला आ रहा हूँ, मुझे प्रैक्टिस हो गई, ठीक है, ऐसे ही आपको भी हो जाएगी, धीरे धीरे आपको भी हो जाएगी, ठीक है। और दूसरा, आपको पूरी ईमानदारी से यार अपना टाइम देना है, ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि आप पढ़ाई के साथ बाकी की दीन दुनिया सबको छोड़ दो, ये मैं नहीं बोलता, लेकिन एक काम करो कि जब आप पढ़ाई कर रहे हो और आपका उद्देश्य है एग्जाम निकालना, तो आपका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो पढ़ाई होना चाहिए, सेकेंडरी सारी चीजें चलेंगी, रिश्तेदारी भी चलेगी, सारी बीमारी भी चलेगी, ठीक है ना, प्रेम भी चलेगा, घर वाले भी चलेंगे, समाज भी चलेगा, ठीक है, ब्याह शादी का फंक्शन भी चलेगा, सी सब चलेगा सेकेंडरी, लेकिन वो एक लिमिटेड रेशियो में चलना चाहिए, आपको पता है कि मुझे उसके लिए कितना समय देना है, ठीक है, ये आपको खुद से ही डिटरमाइन करना पड़ेगा कि उसे मुझे कितना समय देना है, 5 मिनट का समय देना है, ठीक है, या फिर मुझे 10 मिनट का समय देना है, मुझे 25 मिनट का समय देना है, मुझे 20 मिनट का समय देना है, मुझे आधा 1 घंटे 2 घंटे, मुझे दिन में कितना समय देना है इन चीज़ों के लिए, बाकी का मेरा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, मेरी पढ़ाई है, और मेरी पढ़ाई है, तो वहां पर जो है ना आप खुद से ही अपने आप से अपनी टाइम टेबल बनाओ, ठीक है, टाइम टेबल में ये होता है, आमतौर पर हम लोग कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के इस दौर में जब होते हैं, हमारी टाइम टेबल बड़ी रोजाना बनती है, ठीक है, सुबह 6 बजे से स्टार्ट होगी, और वो बिल्कुल प्रैक्टिकल होती नहीं, सुबह 6 बजे जगूंगा, 6:30 बजे तक फ्रेश वगैरह सब कुछ नहा धो के पढ़ने बैठ जाऊंगा, 9 बजे तक लगातार पढ़ूंगा, फिर चलो कहीं जाऊंगा, नाश्ता करके चाय फाय पी के आऊंगा, फिर बैठ जाऊंगा, फिर इन सर की क्लास देखूंगा, फिर उन सर की क्लास देखूंगा, इस तरह से प्रैक्टिकल टाइम टेबल बनाओ, और हमेशा ध्यान रखना, ठीक है, टाइम चंक्स में उसको डिवाइड करो,
ठीक है, टाइम स्लॉट्स बनाओ। ठीक है, मैं जब स्टूडेंट हुआ करता था, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है ना, मेरा क्या था, बड़ा अच्छा सीन था मेरा। वो इस तरह से था कि मैं, मुझे पता है कि मेरा दिमाग 1 डेढ़ घंटे तक पूरे कंसंट्रेशन के साथ पढ़ पाता है। इसके ऊपर अगर मैं गया तो मैं भी फिर ख्यालों में हो जाता हूँ। ठीक है, बस 1 डेढ़ घंटे मैक्सिमम लिमिट है जीएस में। ठीक है, मैथ रीजनिंग लगाता था तो वो तो 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे, कितने भी घंटे तुम लोग लगा लो उसे, लेकिन जीएस की मेरी लिमिट इतनी थी। तो मैं 1 डेढ़ घंटे के बाद जो है वो अपना चला जाता था घूमने। 1 डेढ़ घंटे पढ़ा, पढ़ने के बाद जितना भी मैंने पढ़ा, ठीक है, उसके मैंने शॉर्ट नोट्स बनाई पर्ची पे, एक पर्ची साथ रखता था मैं, पर्ची पे शॉर्ट नोट्स बना लिए, जो चीज़ें मुझे याद नहीं हो रही वो स्पेशली मैंने लिख ली। और मैं एक और काम करता था कि कई बार कुछ चीज़ें जो मुझे याद करने में मुश्किल होती थी, जब मैं पढ़ता था और बार बार किसी भी एक फैक्ट को, डेट को मैं भूल रहा हूँ, तो मैं वो इस रिकॉर्ड कर लेता था व्हाट्सएप पे। उन दिनों मेरी एक दोस्त हुआ करती थी, ठीक है, तो उनके चैट बॉक्स में, ठीक है, कोई ज्यादा हाय हेलो या फिर क्या ना, आपने खाना खाया या नहीं, ये सब नहीं हुआ करता था। मोस्टली यही हुआ करता था कि जो भी मुझे याद नहीं हो रहा, मैंने व्हाट्सएप पे वॉइस रिकॉर्ड करके उनकी चैट बॉक्स में भेज दिया, क्योंकि कहीं तो वो सेव होनी चाहिए, भेज दिया। ठीक है, और उसके बाद फिर मैं जब टहलने गया तो मैंने वो पर्ची ले ली, पर्ची ले ली, जो जो चीजें मुझे याद नहीं हो रही, जो जो डेट मैं देखता हुआ चला रहा हूँ, और प्लस कुछ ऐसी चीजें, लेकिन जो मुझे सुन के याद आ जाएंगी, तो उनको जो मैंने रिकॉर्ड कर रखा है तो उनको मैं सुन लेता था कान पे लगा के, ऐसे करके। ठीक है, घूम आया इधर उधर थोड़ा सा, और देख आया शोरूम फोरूम में। ठीक है ना, बड़ा मजा आता था, अच्छे अच्छे कपड़े लगे हुए हैं, अच्छी अच्छी चीजें लगी हुई हैं, देख के लगता था कि अरे यार एक दिन यार, ठीक है, हम भी इनको ऐसे कपड़ों को पहनेंगे, एक दिन हम भी ऐसी कार में घूमेंगे, एक दिन हम भी, हमारे पास भी बाइक होगी, हमारे पास भी बड़ा फोन होगा, ये सारी चीजें। और उसके बाद अपना मूड फ्रेश करके इधर उधर देख के ताक झांक करके और आ जाते थे फिर अपना, ठीक है, फिर बैठ जाते थे। फिर वही 1 डेढ़ घंटे का टाइम स्लॉट मैक्सिमम, और जैसी दिमाग की क्षमताएं खत्म हुई तो फिर उसकी भी पर्ची बना ली, और फिर ऐसे मेरा ये था। अब आप खुद से देखिए कि आप कैसे मैनेज कर सकते हैं, लेकिन मैनेज आप ही को करना होगा। आप वही व्यक्ति हैं, ठीक है, और आप सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति हैं जो अपने बारे में बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि मेरी कमियां क्या हैं और मेरी अच्छाइयां क्या हैं। आपसे बेहतर आपकी कमियां और अच्छाइयों को कोई नहीं जानता। जो कमियां हैं उन्हें कम करने की कोशिश करो, कमियों को धीरे धीरे घटाओ, और जो आपके पॉजिटिव्स है, जो आपके प्रॉन्स है, ठीक है, उन्हें लगातार आप बढ़ाने की कोशिश करो। मतलब आप ये कोशिश करो कि आप कमियों को भी अपनी अच्छाइयों में बदलें। ठीक है, तो इसलिए, और ठीक है, कुछ ज्यादा आदर्श फादर्स नहीं होता कि मैं एक दिन पूरी दुनिया बदल दूंगा। ठीक है, मैंने, ये सब नहीं, धीरे धीरे ही होता है। ठीक है, जब भी होता है। चलिए बेटा, मैं तैयारी नहीं करता था, ठीक है ना, मैं सेलेक्टेड भी हूँ, बात समझ में आ रही है? ऐसा ही नहीं कि मैं बाई चॉइस टीचर हूँ, एक्सीडेंटली टीचर नहीं हूँ कि चलो ठीक है। ठीक है, बाई चॉइस हूँ, मुझे मजा आया इसमें, इस प्रोफेशन में। ठीक है, तब मैंने इसे अपने लिए चुना है। ठीक है, थैंक यू।